YouTube चैनल हिंदी जीके टुडे में आपका स्वागत है। कल का हमारा टॉपिक था परसेंटेज का पहला पार्ट, 2 टुकड़ों में हमने कंप्लीट किया और अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कल के टॉपिक से एक बच्चे का एक डाउट था, एक क्वेश्चन था, वो पूछा था, उसको बता देते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल $7,568 है तथा इन दोनों का के योग का 150% क्या होगा। ये क्वेश्चन था कल के टॉपिक से। कल के टॉपिक को आप देखना है तो ऊपर लिंक दे रखा है, उसको क्लिक कर लेना और देख लेना, ठीक है। चलिए, 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 7568 है तथा इन दोनों के योग का 150% क्या होगा। देखिए, इस चीज को समझने के लिए अगर बेसिक स्थिति में जाएं तो देखो क्या होता है। इसमें सिर्फ समझाने के लिए मैं बेसिक आपको बता रहा हूं, एग्जाम में यूज करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए इनमें से एक संख्या को अगर आप x मानते हो तो जो दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या सम संख्या होगी, और सम संख्या होगी तो दूसरी संख्या इससे कितने ज्यादा होगी, 2 ज्यादा होगी, यानी x प्लस 2। तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या x प्लस 2, दोनों का गुणनफल यानी x इंटू x प्लस 2, दोनों का गुणनफल कितना है, 7,568। इसमें सोल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 7,568, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1568 इक्वल टू 0। ये यहां पर आकर एक द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ताकि उनमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो जहां तक हो सके ना, इस द्विघात समीकरण के क्वेश्चन से आप बचो, और इनसे बचने के लिए कुछ आपको स्मार्ट तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अब हम इसको द्विघात समीकरण से भी सोल्व कर सकते हैं। आगे दूसरा तरीका जो आपको यूज करना है, क्या, देखिए, 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 7,568 है। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है, 2 लगातार सम संख्याएं या फिर 2 लगातार विषम संख्याएं, तब उनके लिए एक छोटा सा स्मार्ट कॉन्सेप्ट देखिए। अगर इस क्वेश्चन की बात ना करूं, मैं एक बार थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। जैसे 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल 440 है। अगर हम इतनी बड़ी संख्या की वैल्यू को एक बार इग्नोर करें, छोटा सा समझे, 440 है, तो ऐसे में दोनों संख्याएं क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, और जो आपको मान बताया उसमें आपको 1 जोड़ना है, सिर्फ 1। 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 440 है, तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, गुणनफल में 1 जोड़ना है। अब जब गुणनफल में 1 जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, 441 आ गया। अब आपको हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो एक स्क्वायर की संख्या की वैल्यू आएगी। तो ये 441 किस संख्या का स्क्वायर है, तो ये है आपका 21 का स्क्वायर है। 21 का स्क्वायर 441 है। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में जो संख्या आपको दोनों पूछी है, एक संख्या इसके बाद वाली है और एक संख्या इससे पहले वाली है, तो बाद वाली संख्या कितनी है, 22 है,
और पहले वाली संख्या कितनी है 20 है, और जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो 22 × 20 कितना हो जाएगा 440 हो गया। तो ये एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको, दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 80 है। अगर दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 80 है तो एक संख्या इसमें जोड़ते हैं, कितनी हो गई 81, किसका स्क्वायर है 9 का, एक संख्या पहले वाली 8 बाद वाली 10, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 80। सेम इसी तरीके से ये छोटा सा तरीका आपको बताया, इससे कि क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 7568 में एक जोड़ना है, ये हो जाता है 7569, और ध्यान रखो ये किस संख्या का स्क्वायर है 87 का स्क्वायर है। तो एक संख्या इसके बाद वाली 88 हो गई और एक संख्या इससे हो गई 86। 88 और 86 दोनों संख्याएं आपको पता चल गई। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालते तो इसमें आपका टाइम लगभग दुगना टाइम लग जाता, तो उससे बचने के लिए ये तरीका ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमें बता रहा है दोनों संख्याओं के योग का 150% क्या है। तो दोनों संख्याओं के योग, दोनों का योग किया 86 88, इन दोनों का योग किया तो ये हो जाता है 174, और इसका 150% क्या होगा 7 21 8 24 25 26, और इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया 261। तो ध्यान रखना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा परसेंटेज का पार्ट है सेकंड पार्ट, कमी और वृद्धि आधारित क्वेश्चन। एग्जाम में काफी क्वेश्चन कमी और वृद्धि के बेस पर पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मैं एक बार एक क्वेश्चन लिखता हूं, चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका गृह खर्च ना बढ़े। ये क्वेश्चन है आपका। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसके गृह का खर्च पहले जितना ही रहे, ना बढ़े। तो ऐसी कंडीशन में कुछ अलग अलग तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले तो चीनी का जो भाव है, माना चीनी का भाव है 100 रुपए पर केजी। अगर चीनी का भाव 100 रुपए पर केजी होता है और यदि चीनी की क्वांटिटी भी 100 केजी होती है, मान लेते हैं चीनी का भाव 100 रुपए पर केजी और क्वांटिटी भी 100 केजी। अगर उस परिवार में मान लीजिए एक साल का 100 किलो चीनी और 100 रुपए पर किलो वाली चीनी का खर्च लगता है, तो क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल टू क्या होता है अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 किलो चीनी 100 रुपए की भाव की, तो 10,000 रुपए लग जाते हैं गृह खर्च के रूप में। लेकिन अगर चीनी का भाव जो पहले 100 था वो अब बढ़ जाए 25%, तो अगर भाव 25% बढ़ जाएगा तो 125 हो जाएगा, यानी 100 रुपए किलो वाली चीनी
125 रुपए पर किलो में आएगी। तो अगर गृहिणी अपनी खपत को उतनी ही रखती है, यानी खपत को कम नहीं करती है, तो उसका गृह खर्च पहले से ज्यादा हो जाएगा। पहले 10,000 ही था, अब 12,500 हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की अब वो कमी करे, कि वो ये चाहती है कि उसका गृह खर्च ना बढ़े। ना बढ़े का मतलब पहले भी उसका गृह का खर्च 10,000 रुपए ही था, तो अब भी 10,000 ही रहे। तो इसका मतलब क्वांटिटी कम आएगी। कम आएगी तो पहले 100 थी, तो अब कितनी आएगी? 100 से कुछ कम रहेगी। अब कम रहेगी, इसको सोल्व कर लीजिए। ये आएगा 8 बार कटेगा 80, 100 माइनस x इक्वल टू 80 और x बराबर कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने के बाद यदि गृहिणी खपत को 20% की कमी कर दे तो उसके गृह का खर्च नहीं बढ़ेगा। चलिए एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो बेसिक तरीका था जो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में यूज नहीं करना है, सिर्फ आपके समझ में आने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहां पे क्या यूज करेंगे, मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूं, जिसमें कभी आपका कोई क्वेश्चन आता है जिसमें वृद्धि दे रखी होती है और उसमें कमी पूछी जाती है, तो उसके लिए आप ये लगा दीजिए, कमी बराबर वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। ये फॉर्मूले से आप कमी के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, किसी भी टाइप के कमी के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कितनी वृद्धि हुई चीनी के भाव में? 25, तो वृद्धि कितनी हो गई? 25। अब 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 125 इंटू 100। ये काट दीजिए 1, 5 और ये काट दीजिए 20। इसका मतलब अगर चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होगी तो गृहिणी अपनी खपत को 20% कम कर देगी, तो उसके गृह का खर्च नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। ये तो रहा एक क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि हर बार कोई क्वेश्चन जो मैंने दिया है वैसा ही दे। अगर इस क्वेश्चन के अलावा कोई और तरीके से क्वेश्चन दे दे तब आप क्या करोगे? उसके लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं। सिनेमा घर के मालिक, सिनेमा घर के मालिक ने टिकट रेट 25% बढ़ा दी। दर्शकों की संख्या कितने प्रतिशत कम हुई कि मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? ये है क्वेश्चन, जस्ट हमने पीछे बताया था उसी के जैसा, लेकिन क्वेश्चन को किसी और तरीके से प्रेजेंट किया है। सिनेमा घर के मालिक ने टिकट रेट को 25% बढ़ा दिया, तो जो दर्शक थे वो कम हो गए और उसकी आय उतनी ही रही। ऐसे में कितने परसेंट दर्शक कम हो गए? एक बार हमने यहां पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, उसी के तरीके से इसको देखते हैं। देखो, सिनेमा घर की टिकट थी 100 रुपए की, दर्शक देखते हैं हर 100 में 100 दर्शक, तो उसके इनकम होती थी 10,000 रुपए। अब क्या हुआ कि आज टिकट रेट को उसने 25% बढ़ा दिया, तो 125 हो गई, लेकिन आज भी उसकी आय कितनी है? वही 10,000 है। इसका मतलब उसने क्या किया है?
पहले के मुकाबले जो दर्शक हैं वो कम हुए हैं। कितने कम हुए हैं तो ये आप देख लीजिए, पहले के मुकाबले दर्शक 80, पहले 100 थे अब 80, तो कितने कम हो गए 20%। तो इस तरह से कर सकते हो। एक इसी के लिए जो हमने फॉर्मूला बताया था लास्ट, क्या फॉर्मूला था एक बार दोबारा हम रिवर्स कर देते हैं। कमी बराबर वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। कभी भी कोई क्वेश्चन जिसमें वृद्धि दे रखी होती है और कमी पूछी जाती है तो आप उसको इस फॉर्मूले से सोल्व कर देना, हो जाएगा। अब वृद्धि कितनी 25 बट्टा 125 इंटू 100 5 बार और ये काट दिया 20 बार, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, एकदम सिंपल। अगर इसके अलावा जैसे क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो भी यही तरीका यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया कि एक आयताकार खेत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया, खेत की चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करे कि उसके एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े, तब भी आपको क्वेश्चन ऐसा ही करना है। ऐसे में कोई व्यक्ति की आय और उसके खर्च पे डिपेंड, खर्च पे कोई क्वेश्चन बन जाए, यानी उसकी आय बढ़ गई, अब वो खर्चे में कितनी कटौती करे कि उसके बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उनके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो हमने ये छोटा सा फॉर्मूला बताया, कमी बराबर वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कमी दे रखी होती है और वृद्धि पूछी जाती है, जैसे चीनी के भाव में 20% की कमी होने से गृहिणी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा सकती है कि उसका गृह खर्च ना बढ़े, तो इसमें वृद्धि पूछी जाती है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कमी पूछी जाती है उसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिए, और जिसमें वृद्धि पूछी जाती है उसको इसी के फॉर्मूले को सॉल्व करके फॉर्मूला बना सकते हैं, और यदि नहीं बनाना चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, वृद्धि बराबर कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100, इससे निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा समझने के लिए। एक आयताकार खेत की लंबाई को 20% कम कर दिया गया, अब उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि खेत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। चलिए बताइए आंसर क्या होता है इसका, फटाफट बताइए सारे। एक आयताकार खेत की लंबाई को 20% कम कर दिया गया, अब उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि खेत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे में आपके क्वेश्चन में क्या बता रखी है, कमी बता रखी है, और आपकी क्वेश्चन में क्या पूछा है, वृद्धि पूछा है। तो वृद्धि बराबर कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100, और कमी कितनी है 20, और 100 माइनस 20 कितना हो गया 80 इंटू 100, 20 से काट दिया 4 बार और इससे काट दिया 25, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि 25।
अगर कोई खेत की लंबाई को 20% कम कर दे और उसकी चौड़ाई को 25% बढ़ा दे तो उसके खेत के एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें कमी दे रखी होती है, वृद्धि पूछी जाती है, या वृद्धि दे रखी होती है, कमी पूछी जाती है। उनके लिए आप छोटा सा ये जो दो फॉर्मूले आपको कमी और वृद्धि के लिए बताए, इन दोनों को याद रख के सॉल्व कर सकते हैं। इस पूरे टॉपिक में यहां दो फॉर्मूले काम आए। पहला फॉर्मूला था, एक बार दोबारा बता देता हूं, कमी ज्ञात करनी होती है तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। ये तो कमी के लिए फॉर्मूला हो गया जब आपको कमी ज्ञात करनी होती है, तो कमी बराबर वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला था वृद्धि ज्ञात करने के लिए, वृद्धि बराबर कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100। ये दूसरा फॉर्मूला जिसमें कमी दे रखी होती है और वृद्धि ज्ञात करनी होती है। ऐसे में कई बार हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं जिसमें कमी भी दे रखी होती है और वृद्धि भी दे रखी होती है, यानी कमी भी दे दी और वृद्धि भी दे दी। तो पूछा कि इससे क्या प्रभाव पड़ा। जैसे क्वेश्चन बन गया कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने से गृहिणी ने खपत को 20% कम कर दिया, तो उसके गृह खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी चीनी का जब भाव 25% बढ़ा तो उसने सोचा कि ये तो खर्चा बढ़ जाएगा, तो उसने क्या किया, खर्चे को कंट्रोल करने के लिए कुछ खपत को कम कर दिया। ऐसे में प्रभाव क्या पड़ा, कुछ तो पड़ेगा ना। प्रभाव क्या पड़ा, बढ़ गया खर्चा या कम हो गया या उतना ही रहा, क्या प्रभाव पड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कमी और वृद्धि दोनों दे रखी होती है और उसमें इफेक्ट यानी प्रभाव पूछा जाता है, तब आप एक छोटा सा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला यूज करना, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये तीसरा फॉर्मूला, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ध्यान रखना ये जो प्लस और माइनस के सिंबल है ये कमी और वृद्धि को इंडिकेट करेंगे, यानी प्लस वृद्धि के लिए और माइनस कमी के लिए। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। इन तीन फॉर्मूलों को यदि आप याद कर लेते हैं तो इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। इसके लिए एक बार एक क्वेश्चन एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। जैसे सिनेमा घर के मालिक ने टिकट रेट 40% बढ़ा दी, जिससे कि दर्शकों की संख्या 30% कम हो गई। बताओ मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी एक सिनेमा घर के मालिक ने टिकट रेट को 40% बढ़ा दी, इससे क्या हुआ, इससे दर्शकों की संख्या 30% कम हो गई, तो मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जब सिनेमा घर के मालिक ने टिकट रेट को 40% बढ़ाया तो जो पहले दर्शक थे वो कम हो गए। कैसे, मान लीजिए उस सिनेमा घर में 100 लोग देखने वाले थे और 100 रुपए की टिकट थी, तो उसकी आय थी 10,000 रुपए। ठीक है, अब अगर उसने टिकट रेट को बढ़ा दिया और 100 की टिकट के 140 कर दिए, तो दर्शक भी पहले से कम हो गए। कितने, 30%। तो इसका मतलब पहले 100 दर्शक थे और अब 30% कम हो गए, तो कितने हो गए, 70।
तो इसमें क्या हो गया 140 इंटू 70, 9,800। पहले मालिक 10,000 रुपए कमा रहा था, अब मालिक 9,800। इसका मतलब खर्चा, इसका मतलब आय में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 200, यानी आय में 200 रुपए की कमी हो गई। ये 200 रुपए कितना परसेंट है उसका? टोटल 10,000 का, तो ये हो गया 2%, यानी मालिक की आय 2% पहले से कम हो गई। ऐसी कंडीशन में सिनेमा घर के मालिक ने टिकट रेट 40% बढ़ाई तो दर्शक 30% कम हो गए, तो यहां मालिक की आय 2% फर्क पड़ा है, पहले से कम हो गई है। तो ये तो था बेसिक सा तरीका। अब ये तो क्या है, थोड़ा सा लेंदी रहता है, लंबा जाता है, कैलकुलेटिव होता है। इसके बजाय अगर ये जो मैंने तीसरा फॉर्मूला आपको बताया था a प्लस माइनस बी वाला, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते तो ज्यादा जल्दी हो जाता। जैसे टिकट रेट को 40% बढ़ाया तो a कितना हो गया? a तो हो गया 40, जो है बढ़ाया है, इसका मतलब प्लस में, ठीक है। और कमी कितनी हुई है? 30 की, तो -30। अब प्लस और माइनस दोनों को गुणा करते हैं तो माइनस के 1200/100, इनको काट दीजिए। जब इनको सोल्व किया तो 10 माइनस 12 इक्वल टू माइनस का 2%। माइनस का निशान इंडिकेट करता है कमी को, और 2%, यानी ऐसे में 2% क्या हो गई? कमी हो गई। एक और क्वेश्चन समझते हैं। चीनी के भाव में 30% की वृद्धि होने पर गृहिणी ने खपत में 30% की कमी कर दी। बताओ गृह खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, चीनी के भाव में 30% की वृद्धि होने से गृहिणी ने खपत में 30% की कमी कर दी। जब भाव 30% बढ़ गया तो उसने खर्चा भी 30%, खपत भी 30% कम कर दी, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए बताइए, फटाफट बताइए, क्या प्रभाव खर्चे पर पड़ता है? हुआ क्या? प्लस के 30, यानी आप a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। अगर यहां पे 30% की वृद्धि, माइनस के 30 की कमी, प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस के 900 बटा 100। ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो वैल्यू क्या बची? माइनस का 9%। तो यानी क्या हुआ कि चीनी के भाव में 30% की वृद्धि होने से जब गृहिणी ने खपत में 30% की कमी कर दी तो उसका गृह खर्च और कम हो गया, यानी 9% कम हो गया। अगर मैं यहां पे 40% की वृद्धि और 40% की कमी करता हूं तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब आता है? फटाफट बताइए आप कमेंट में, फटाफट बताइए। सबसे पहले कौन बताता है? 16% की कमी, ठीक है, वेरी गुड। 40 माइनस 40 माइनस 1600 बटे 100, ये इससे कट गया, माइनस के 16%। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कोई कंपनी में कोई आदमी काम करता है, उस एम्प्लॉय की पगार को पहले 40% बढ़ा दिया और फिर 40% कम कर दिया, तो उसकी आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जस्ट इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हर बार कमी और वृद्धि दोनों एक साथ हो ये जरूरी नहीं है, दोनों वृद्धि भी हो सकती है, दोनों
कमी भी हो सकती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन आ गया। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन में तो सिर्फ एक बार ही वर्दी की है, इसमें थोड़ा सा देखा तो हमें थोड़ा अजीब लगा। इसमें तो एक तरफ ही वर्दी हुई है, एक बार ही बताया नहीं दोबारा वर्दी हुई है या कमी हुई है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक बार सेम वही, अलग से कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे वर्ग के लिए और वृत्त के लिए। क्या देखिए 20% की वृद्धि, अगर आप एक भुजा को 20% बढ़ाओगे तो ये वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये एक भुजा जब 20% बढ़ेगी तो दूसरी भुजा भी 20% बढ़ेगी। इसमें यदि 20% की वृद्धि की जाए तो इसमें भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये वर्ग कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें बताया एक ही है, लेकिन बता दिए दोनों। कैसे कि इधर भी 20% हो गया और इधर भी 20% हो गया। तो ये क्या हो गया, सेम वही a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। तो इधर भी वृद्धि हुई 20 की और इधर भी वृद्धि हुई 20 की। 20 और 20 40 और ये कितना हो गया 400 बटा 100। ये इससे कट गया, वैल्यू आ गई 44%। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल 44% बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होने से ग्रैनी ने खपत को भी 25% बढ़ा दिया। अरे भाई भाव भी 25% बढ़ा और उसने खपत भी 25% बढ़ाई है, श्योर है खर्चा तो बढ़ना ही है, तो बढ़ जाएगा खर्चा और। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें कमी का एग्जांपल होता है। इसके बाद ये टॉपिक आप सोल्व करोगे तो ये सोल्व हो जाएगा। इस टॉपिक के लिए जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ फाइल इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन होते हैं ना उनको आप सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद जो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उनको आप कमेंट में डाल देना। ठीक है, चलिए एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन मैंने बताया वहीं पे लागू नहीं होता। किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो कमी और वृद्धि के बेस पर होते हैं वो सारे क्वेश्चन ये ऊपर लिखे हुए 3 फॉर्मूलों से सोल्व हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। एक वर्ग की त्रिज्या को 10% की कमी करें, देखो ये वर्ग है और ये इसकी त्रिज्या है। एक वर्ग की त्रिज्या, अगर त्रिज्या को 10% कम करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, और जब त्रिज्या 10% कम इधर हो जाएगी, ये 10% तो 10% इधर भी हो जाएगी, तो 10% इधर हो गई और 10% इधर हो गई। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा
100। तो ये क्या हुआ, माइनस का 10 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 100/100, ये 1 हो गया। माइनस का 20 प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 19%। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो वर्त का जो क्षेत्रफल है वो 19% कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कमी और वृद्धि आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को जाना। काफी बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें वृद्धि दे रखी होती है, कमी पूछी जाती है, वो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। कमी दे रखी होती है, वृद्धि पूछी जाती है, वो ये यूज कर लीजिए। और जो दोनों दे रखी है, कमी वृद्धि ऐसे दे रखी होती है, वो इफेक्ट प्रभाव पूछा जाता है, तो उसमें तीसरा फॉर्मूला यूज कर लीजिए। इन तीनों फॉर्मूलों को यूज करने के बाद इस तरह के टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। फिर भी यदि कोई गलत होते हैं या फिर आपको नहीं आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हो। मैथ संबंधी किसी भी टाइप की आपको समस्या नहीं आने देंगे। हम मैथमेटिक्स के हर टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे। इस लॉकडाउन में आप घर पे बैठे हो, परेशान हो, दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं बीमारी कोरोना के प्रति, तो आप उन सब से दूर हो जाइए। सिर्फ अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ दीजिए। जब ये कोरोना खत्म होगा, बीमारी खत्म होगी, उसके बाद जब हमारे एग्जाम का टाइम आएगा तो हम अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकेंगे। इसीलिए आप अब से ही तैयारी में जुट जाइए। हम किसी भी टॉपिक को आपका गलत नहीं होने देंगे। हर टॉपिक को विस्तार से समझाएंगे, ट्रिक वगैरह के माध्यम से हो या कॉन्सेप्ट के माध्यम से हो, जैसे भी हो, हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि आपको एग्जाम फाइट करवाना और उसमें आपका सिलेक्शन लाना। तो सभी बच्चों से फिर से निवेदन है कि सभी बच्चे सेम टाइम 8 बजे सुबह क्लास लगती है हमारी, तो उस वक्त मौजूद रहिए। और अन्य सभी सब्जेक्ट की क्लास भी चैनल पे आ रही है, तो आप उन सबको टाइम टू टाइम देखिए। सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास आती है, उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास आती है, उसके बाद रीजनिंग की, उसके बाद राजस्थान जी के हिस्ट्री की क्लास आती है, उसके बाद रीजनिंग की क्लास आती है, फिर नेशनल के अंदर पॉलिटिकल साइंस की क्लास आती है, और उसके बाद इंग्लिश की क्लास, फिर हिंदी की क्लास। ऐसे काफ़ी क्लासेज हैं। कुछ क्लासेज पेंडिंग भी है। एक करंट जीके की क्लास स्टार्ट होगी सुबह 7 बजे, कुछ समय के बाद स्टार्ट हो जाएगी। एक साइंस की क्लास होगी, वो भी आपकी कुछ समय के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हम उन सभी सब्जेक्ट्स को विस्तार से आपको समझाएंगे। अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी भी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम यहीं से आपको वो सारी तैयारी करवा देंगे। ठीक है, फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।